नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 12.2। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रेशमा दो प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है। देखिए, रेशमा के पास दो ईटेबल फूड है, एक का नाम पी है और एक का नाम क्यू है। जैसे पपीता मान लो, पी फॉर पपीता, और क्यू फॉर आलू फालू, कुछ भी मान लो। ठीक है, भोज्य इस प्रकार के दो भोजन पदार्थ हैं, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, एक का नाम पी है और दूसरे का नाम क्यू है। क्लियर है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए, 8 यूनिट जो हैं विटामिन ए की मिले तथा 11 मात्रक विटामिन बी हों। यानी जो मिश्रण है ना, मिक्सचर है, उसमें विटामिन अवयवों में 8 यूनिट तो विटामिन ए चाहिए तथा 11 मात्रक यानी 11 यूनिट विटामिन बी हों। भोज्य पी की लागत यानी जो पी को बनाने में जो कॉस्ट लगेगी ना, 60 रुपये प्रति किलो, और भोज्य क्यू की लागत 80 रुपये प्रति किलो है। भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए, यानी 1 किलोग्राम लोगे ना तो 3 यूनिट विटामिन ए डालोगे उसमें, और 5 मात्रक किलोग्राम विटामिन बी है, यानी 1 किलोग्राम में 5 यूनिट विटामिन बी डालोगे। ठीक है, जबकि भोज्य क्यू में 4 यूनिट आपको प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम में 4 यूनिट विटामिन ए में डालनी पड़ेगी, और 2 यूनिट यानी 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन है इसमें क्यू में। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ विधि से इसे सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चनों को। तो कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले लिखना पड़ेगा माना, लेट भोज्य पी में माना मिश्रण करना चाहती है ना। माना भोज्य पी में कुल मात्रा x किलोग्राम तथा क्यू में कुल मात्रा y किलोग्राम मान लोगे। जो भोजन पी है ना, उसमें कुल मात्रा x किलोग्राम है, टोटल उसका वेट है x किलोग्राम, और जो क्यू है उसमें कुल मात्रा है y किलोग्राम। इतना क्लियर है। अब जो दी हुई जानकारी है, दी हुई जानकारी के अनुसार हम टेबल बनाएंगे। तब प्रश्नानुसार दी हुई जानकारी के अनुसार टेबल की गणना लिख देना। दी गई जानकारी के अनुसार जो आप एक टेबल बनाओगे, टेबल की गणना किस तरीके से करोगे ये देखिए। तो अब आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने टेबल बना दिया आपको। विटामिन ए है और विटामिन बी है और उसकी कॉस्ट है। भोज्य पी यानी फूड पी है और फूड क्यू है, और रिक्वायरमेंट यूनिट प्रति किलोग्राम कितनी है कितनी नहीं, ये देखिए, यानी जरूरत कितनी यूनिट की है। ठीक है, किसी को कितना चाहिए कितना नहीं। तो सबसे पहले फूड पी में देख ले रहे हैं विटामिन ए यूनिट प्रति किलोग्राम। तो फूड पी में विटामिन ए कितनी जरूरत है उसे ये देखोगे। तो मिश्रण में विटामिन अवयव में 8 मात्रक यूनिट ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो। भोज्य पी में लागत 60 किलोग्राम प्रति, और भोज्य क्यू में इतना है। पी में 3 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन ए चाहिए। भोज्य पी में कितना चाहिए, 3 मात्रक यूनिट चाहिए विटामिन ए में, तो 3 चाहिए ना यहाँ पे पी में। ठीक है, और विटामिन बी कितना चाहिए यहाँ से देखोगे तो, और 5 मात्रक किलोग्राम विटामिन बी चाहिए, 5 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट चाहिए। ठीक है, और फूड पी की टोटल कॉस्ट की बात कर लें, कुल लागत मूल्य कितना आ रहा है। तो यहाँ पे है भोज्य पी की लागत 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम पे कितना लगेगा, 60 रुपये। क्लियर है यहाँ तक। अब फूड क्यू की बात कर ले रहे हैं। फूड क्यू में ये देखिए विटामिन ए कितनी है, 4 यूनिट, और विटामिन, ठीक है, और 2 मात्रक किलोग्राम विटामिन बी है, यहाँ पे बी लिख देना। ठीक है, तो 4 यूनिट तो विटामिन ए में जा रही है और 2 यूनिट विटामिन बी में जा रही है। तो 4 यूनिट विटामिन ए में जा रही है फूड क्यू में, और विटामिन बी में कितनी थी, 2 यूनिट। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है क्यू की, इसकी 60 थी, और इसकी क्यू की लागत कितनी है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम आ रही है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। रिक्वायरमेंट यूनिट प्रति किलोग्राम, कितनी जरूरत है,
विटामिन ए की कितनी ज़रूरत है टोटल उसे, ये देखिए यहाँ पे देखिए मिश्रण में विटामिन, अभी हमें 8 मात्रक विटामिन ए की ज़रूरत है। कितनी? 8 यूनिट। ए में टोटल यूनिट कितनी चाहिए? 8 यूनिट चाहिए। रिक्वायरमेंट यूनिट प्रति किलोग्राम, यानी टोटल कितना चाहिए? 8 ए में चाहिए उसे, ठीक है। और तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो, तो यहाँ पे 11 मात्रक यानी 11 यूनिट विटामिन बी हो। इतना क्लियर है? इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखोगे देन, यहाँ पे आपको अन इक्वेशन बनानी है। फूड पी में क्या मान रहे थे? 3 यूनिट है। तो अब फूड में क्या मान रहे थे? हम एक्स मान रहे थे ना, फूड पी में एक्स। तो यहाँ से लेना है, ये वाली लाइन पे बना लो बस 3x। इसमें कितनी यूनिट मिलाई जाए? पी की, और प्लस 4 किससे? विटामिन फूड क्यू से है, 4 बाई, ठीक है। तो किसके बराबर आ जाए? 8 के बराबर आ जाए। बराबर और ग्रेटर देन का काम करना है आपको, इतना सा काम करना है इसके लिए। इन दोनों को मिला के 8 के बराबर मात्रा हो जाए। विटामिन ए को मिलाओगे ना इस वाले मिक्सर में, इससे यानी 3x ले लोगे, x पता नहीं कितनी उठानी है, और यहाँ से 4 बाई ले लोगे, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 यूनिट। इसे इक्वेशन आप फर्स्ट मान लोगे। एंड इस वाली जो लाइन से जो वैल्यू आएगी ना विटामिन बी से, ये 5 कहाँ से है? फूड पी से। फूड पी को कितना लेना है? x, टोटल कितना लेना है? x। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5x प्लस, और यहाँ से 2 बाई, क्योंकि 2 किससे है? फूड क्यू से, और क्यू की यूनिट कितनी है? बाई किलोग्राम। क्यू में कुल मात्रा बाई किलोग्राम। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 यूनिट। इक्वेशन सेकेंड मान लेना। एंड ठीक है। और जो चीज़ कॉस्ट दे रखी हो करे ना, टोटल कॉस्ट वगैरह जो चीज़ दे रखी हो, वो जेड वगैरह की वैल्यू निकलेगी। जेड बराबर के यहाँ पे लिख दोगे 60x, पहली वैल्यू x की मानी थी, ये x की वैल्यू है, ये बाई की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? प्लस 80 बाई। इक्वेशन थर्ड। एंड एक चीज़ और करनी है, इनका ग्राफीय विधि से सॉल्व करना चाहते हो ना इसे, तो बस इसके लिए बस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इतना सा काम करना बस आपको, कुछ नहीं था काम। तो काम तो बस इतना सा था, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट है, x प्लस बाई और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ये करना था, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 करना था। ये z की वैल्यू आ जाएगी टोटल कॉस्ट यानी ये z पे आ जाएगी। तो अब आपको ये देखिए क्या निकालना था, यहाँ से आपको निकालना है मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, यानी मिनिमम लागत कितनी आएगी, यानी जो जेड की वैल्यू जहाँ पे कम आएगी ना वो न्यूनतम लागत होगी। तो ये देखिए कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म। जो आपको असमीका दे रखी है, यानी जो इक्वल नहीं दे रखा उससे इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लोगे, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 लिख लोगे। दो इक्वेशन दे रखी हैं, और यहाँ पे 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 लिख दोगे। अब ये देखिए ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं इसे, तो एक्सरसाइज नंबर 12.1 में सिखा चुका हूँ ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो, x और y की वैल्यू चाहिए आपको, ये x और ये y, क्लियर है। अब यहाँ पे y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, पहले y को 0 रखते हैं, y को 0 रख दोगे 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 उधर क्या कर देगा डिवाइड, 8/3, क्लियर है। अब x की 0 रखोगे, ये 0 रख दोगे, अब y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 उधर डिवाइड कर देगा, कितना काटेगा 2 बार, क्लियर है। ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, इसका नाम दे देना p और इस वाले पॉइंट का नाम दे देना q, ठीक है। 3 में जब 8 का डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 कितने बचे 2, 3 6 18, लगभग 2.6 के लगभग कम से कम वैल्यू आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। एंड यहाँ से सॉल्व करोगे इसे, ये आपका x है और ये आपका y है, y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 उधर डिवाइड कर देगा तो 11/5,
अब x के 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर डिवाइड कर देगा, 11/2। क्लियर है। इसका नाम दे देना पी क्यू के बाद आर, इसका नाम दे देना एस। आपको एक ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। मेरे पास ग्राफ पेपर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्केल के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है यहाँ से, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहले एक्स की वैल्यू 8/3 कोमा, फिर वाई की वैल्यू 0, और क्यू पॉइंट कितना है 0,2। क्लियर है। यहाँ पे आर पॉइंट कितना है 11/5 कोमा 0, और एस पॉइंट कितना है 0/11/2, सॉरी 0,11/2। क्लियर है। अब ये देखिए पी पॉइंट कैसे करोगे इस पे। ये देखिए इसने कहा है 8/3, 8/3 का मतलब क्या होता है, 3 का डिवाइड 8 में लगाओगे तो 3 दूनी 6, कितने बचे 2, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 3 6 18, 2.6 के लगभग आ जाएगा। यानी 2.5 से थोड़ा ज़्यादा मान ले रहे हैं, 1 और 1 2, 2.5 से थोड़ा यहाँ ज़्यादा मान ले रहे हैं। ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ मैं पी, यानी क्या नाम था इसका 8/3, 8/3,0। क्लियर है। इस वाले पॉइंट का नाम आ गया। और क्या था क्यू पॉइंट, क्योंकि लाइन फर्स्ट से हमें ये वाले पॉइंट मिले पी और क्यू, 0,2, एक्स की साइड में 0, वाई की साइड में 2, ये पॉइंट मिल गया इन, यानी 0,2, इसका नाम है क्यू। इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे आप, मिला दोगे, ये आपकी लाइन फर्स्ट है। ठीक है। ग्राफ पेपर पे अलग ही बनेगा। ठीक है। ग्राफ पेपर से, और आपको पेन का यूज नहीं करना, वहाँ पे पेंसिल का यूज करना ग्राफ पेपर पे। ठीक है। और इस वाली सेकंड लाइन से देखेंगे तो 11/5, 11/5 का मतलब क्या होता है, डिवाइड करूँगा तो मैं 11/5, 5 दूनी 10, कितना बचा 1, पॉइंट लगाऊँ 0, और 5 दूनी 10, 2.2 के लगभग, तो 11/5,0 यानी 2.2, एक्स साइड में 2.2, 2.2 लगभग यहाँ पे मान ले रहा हूँ। ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम है आर, 11/5,0। ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम। और क्या दे रखा है, एस पॉइंट दे रखा है 0 और 11/2, 11/2 का मतलब 5.5, 11 का था 5.5, 0 तो, और एक्स बाई साइड में 5.5, 1 2 3 4 5, 5.5 यहाँ पे ले रहा हूँ, 11 0,11/2, आर के बाद एस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये सेकंड लाइन है, मिला दोगे तो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है। लाइन सेकंड है ये। अब बात आती है, अब आपको फिजिबल रीजन कौन सा लेना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, 3 एरिया बन रहे हैं आपके। तो ये कैसे चेक करोगे, ये देखिए फिजिबल रीजन लेने के लिए आपको कौन सा एरिया चाहिए। सबसे पहले आप इस वाले से चेक करोगे, क्वेश्चन फर्स्ट से। आप क्या इनकी फिजिबल रीजन का मतलब इनकी एरो का जाना, एरो जाएंगे या तो केंद्र की तरफ जाएंगे यानी नीचे जाएंगे, या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। केंद्र की तरफ जब जाएंगे, जब आप ऐसे सेटिस्फाई करा दोगे पहली लाइन को, ये देखिए एक्स के 0 रखोगे 0, वाई के 0 रखोगे 0, तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा ना 0, रफ में करना आपको 0 ग्रेटर देन दे रखा है, इक्वल को भूल जाओ 8। क्या ये कंडीशन सही है, क्या 0 कभी बड़ा होता है 8 से, नहीं, गलत है ना। जब आपने ये चेक किया किस पे, मूल बिंदु 0,0 पे, तो ये गलत बता रहा है। यानी जो फर्स्ट जो लाइन है, इसके एरो केंद्र की तरफ ना जाके इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, 90 डिग्री पे बनाते रहना इस तरीके से फर्स्ट लाइन की। क्लियर है। स्केल से बना देना। ठीक है। आप अब सेकंड लाइन की बात कर ले रहे हैं। सेकंड लाइन के कहाँ जाएंगे, सेकंड लाइन ये रही, केंद्र की तरफ जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, 0,0, तो यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 11,
क्या 0 11 से बड़ा होता है? नहीं होता ना। तो केंद्र की तरफ इसके फिजिबल रीजन नहीं जाएंगे, इस सेकंड लाइन के केंद्र की तरफ नहीं जाएंगे, इसके आउट जाएंगे। आउट का मतलब इधर ही जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो। अब मुझे ये बताओ, ये देखिए कितने पार्ट दिखाई दे रहे थे आपको? 3 एरिया दिखाई दे रहे थे। इस वाले में तो किसी का आया नहीं, आया ना, तो ये एरिया नहीं घेरेगा। क्या इस वाले में? इस वाली लाइन का तो टच ही नहीं हुआ, इस वाले में कोई आया नहीं। इस वाले में क्या दोनों लाइन टच हो रही हैं? इस वाले पार्ट में, इस वाले में छोटे से पार्ट में, इतने से लेके इतने में नहीं हो रही ना। तो कहाँ तक जा रही हैं? लगभग यहाँ से आ रही हैं, लगभग ये वाली लाइन आगे तक खींचोगे ना तो यहाँ से मैच खा रही है, लगभग यहाँ से। ठीक है, इतना पार्ट। तो क्या ये बंद हो रही हैं? बंद होने का मतलब जैसे मान के चलो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही होती तो इसमें बंद हो जाती पहले वाले में, तो ये बंद नहीं हो रही ना, तो अनबाउंडेड है ये। क्या है? अनबाउंडेड, यानी इसका फिजिबल रीजन बंद नहीं है, खुला हुआ है। ठीक है, ओपन है। तो यहाँ लिख दोगे हेयर द फिजिबल रीजन, यानी फिजिबल रीजन का मतलब ये एरो से घिरा हुआ क्षेत्र। दोनों एरो जहाँ से टकराते हैं, ये लाइन तो बहुत लंबी होती है, चलती जाएगी, इस तरीके से जाती जाएगी। ठीक है, द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, यानी जो फिजिबल रीजन है ना, इनसे जो ये एरो जा रहे हैं एक दूसरे को टकरा रहे हैं आपस में, डबल एरो, यानी दोनों लाइन के एरो, वो खुला हुआ है। अनबाउंडेड माने खुला हुआ है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पे? ये देखिए, ये वाली लाइन जो जा रही थी कहाँ पे काट रही थी? इस वाले पे, पी पे। इसका नाम क्या था? पी था। इस वाले पॉइंट का नाम पी। और कहाँ पे टकरा रहे हैं? यहाँ। इसका नाम मान के चलो कुछ नहीं है तो बी मान लो। क्या मान लो? बी, क्योंकि इस वाले पॉइंट का नाम तो आपका क्या था? आर था। ठीक है, जैसे ही इसने यहाँ तक टच किया और ये आगे टच करके गया तो यहाँ पे इस पे मान के चलो बी, एंड इसका नाम क्या था? एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे अब? यहाँ पे लिखना है आपको द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन आर। कौन कौन से हैं? कहाँ से टच हो रहा है? एक तो यहाँ से पी से, ये पी पॉइंट था, ये लाइन जो जा रही थी पी, क्योंकि इसकी लाइन भी यहीं से क्रॉस हो रही है, पी बी एंड एस, पी बी एस, ये हैं। अब आपको पी पॉइंट तो पता है, हेयर पी कोऑर्डिनेट कितने हैं? पी के 8/3,0, 8/3,0 हैं। बी के नहीं पता आपको, और एस के पता है। एस के कितने हैं? एस के 2 हैं, 0,11/2। वट बी के नहीं पता ना, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पिछली वीडियो में मैं सिखा चुका था 12.1 में। तो फॉर पॉइंट बी कैसे लिखोगे? फॉर पॉइंट बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट मान रहा है और ये वाली इक्वेशन सेकंड मान रहे हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे ये देखिए क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे आप। इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना। ठीक है, तो 3x प्लस के 4y इक्वल टू 8 है। सेकंड क्या था? 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10x। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4y। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये या तो x की वैल्यू बराबर करो या y की वैल्यू बराबर करो, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके इसको बराबर कर दिया y को। और 11 दूनी कितने हो जाएंगे? 22। इक्वेशन सेकंड में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब क्या कर दूंगा? घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग कर दूंगा। यहाँ पे घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। 22 से y की कहानी समाप्त। 10x में से 3x से जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 7x बराबर के।
22 में से 8 घटाऊंगा तो 22 में से 2 घटाऊंगा 20 और 6 घटाऊंगा तो 14 माइनस के 14। क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। देन इसकी वैल्यू किसी में पुट कर लो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में पुट कर लो। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे 3 इंटू एक्स के कितना रखूँगा 2। क्लियर है। प्लस 4y इक्वल टू 8। 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 6 उधर किसको हो जाएंगे माइनस के। 4y इक्वल टू 6 माइनस के हो जाएंगे, 8 में से 6 घटाओगे तो कितने हो जाएंगे 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 उधर क्या कर देगा डिवाइड, y बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देन बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट इक्वल टू एक्स कॉमा वाई होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 2, 1/2, 2,1/2। बी पॉइंट आ गया आपका। ठीक है। द कॉर्नर पॉइंट लिखोगे और जेड की वैल्यू लिखोगे पिछली वीडियो की तरह। तो आगे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे टेबल बना दी है। ठीक है। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से थे, यहाँ पे मिल रहा था एक पी बी एस। पी के पॉइंट क्या थे 8/3, 0। बी के पॉइंट अभी हमने क्या निकाले हैं, बी के पॉइंट निकाले हमने 2,1/2, 2,1/2। और एस के पॉइंट क्या थे, एस के पॉइंट थे 0,11/2, 0,11/2। जेड की वैल्यू पुट कर, यहाँ पे जेड की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे 8/3 रखोगे। यहाँ पे रख के दिख रहा हूँ 60 इंटू 8/3। ठीक है। और यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट यही बन रहे थे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट यहाँ पे भी मिल रहा था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, यहाँ पे इंटरसेक्ट का पॉइंट ले रहे हैं और ये यहाँ पे लास्ट का, क्योंकि यहीं पे तो यहीं से तो दोनों लाइन मिलना स्टार्ट हो रही हैं। इस वाले पॉइंट पे भी मिल रही हैं दोनों और इस वाले पॉइंट पे भी मिल रही हैं। ठीक है। यहाँ तक तो दोनों लाइन नहीं मिल रही थी, दोनों एरो नहीं मिल रहे थे। ये देखिए यहाँ पे जेड की वैल्यू 60 इंटू एक्स की वैल्यू 8/3, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। प्लस 0, तो ये जेड बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काटूंगा 20, 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, 160। तो जेड बराबर कितना आ गया 160। यहाँ पे जेड बराबर के निकाल लूँगा। अब 60 जेड बराबर के निकालूंगा तो 60 एक्स के कितना रखूँगा 2 प्लस 80 इंटू बाई के कितना रखूँगा 1/2। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू बाई की होती है। तो 2 से काट लूँगा, कितनी बार कटेगा 40 बार। 60 दूनी कितने हो जाएंगे 120, 120 और 40 कितने हो जाएंगे 160। यहाँ पे भी 160 आ गया। और यहाँ पे 0 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा ये। और ये 80 गुणा 11/2, यहाँ रफ में करके देखना है ये आपको। ठीक है। ये सब रफली काम करके देखना है आपको। ठीक है। यहाँ पे करोगे ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 80 गुणा 11/2 करना है, 80 गुणा 11/2। 2 से काटूंगा कितनी बार 40 बार और 11 चौक 44, 440 हो जाएगा। ठीक है। 11 चौक 44, 440। तो जेड बराबर की 440। तो उसे एग्जाम में मिनिमम वैल्यू चाहिए थी जेड की। ये देखिए क्वेश्चन में उसे न्यूनतम मिश्रण की न्यूनतम लागत यानी जेड की वैल्यू जानना चाहता। लागत का मतलब जेड की वैल्यू कितनी है। तो न्यूनतम कम से कम किस पे आ रही है, इन दोनों पॉइंटों पे बराबर वैल्यू आ रही है कम से कम। ये तो ज़्यादा वैल्यू है जेड की, कम से कम इन दोनों पॉइंटों पे आ रही है, इन दोनों पॉइंटों पे मिनिमम है। ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 160 एट पॉइंट लिख देना। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, ऑफ फूड, फूड है वहाँ पे, या जेड लिख लो, ऑफ फूड 160 एट पॉइंट। दो पॉइंटों पे आ रही है ना, कौन से पे, एक तो पी और बी पे। यानी पी की कौन से वर्टिसेस 8/3, 0, 8/3, एंड इस पे कितना आ रहा है 2,1/2। ये आपके राइट आंसर होंगे। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फूड 160 आ रही है, 160 रुपये आ रही है कम से कम। ठीक है। 160 रुपये, 160 रुपीज़ लिख देना RS एट पॉइंट। कौन कौन से 160 दोनों पॉइंटों पे आ रही है, तो ये दोनों पॉइंटों को लिख दोगे, आपके राइट आंसर्स होंगे। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा यानी फैट की आवश्यकता होती है।
जो फर्स्ट आपका केक बनाना है उसमें 200 ग्राम आटा मिलाना है और 25 ग्राम फैट मिलाना है, ठीक है, फ्लोर और आटा यानी फ्लोर। तथा दूसरी प्रकार यानी सेकंड टाइप का जो केक बनाना है उसमें 100 ग्राम आटा लेना और 85 ग्राम फैट लेना है। क्या आवश्यकता होती है? क्योंकि अधिकतम संख्या बतानी है। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रकार का केक, फर्स्ट टाइप केक लिख लेना, एक्स मान लेना। सेकंड टाइप केक को क्या मान लोगे? जो बनेंगे उन्हें वाई मान लेना। क्लियर है? यहाँ पे फ्लोर यानी आटा लेना है, फ्लोर लिख लोगे, फ्लोर। ये फ्लोर माने फर्श होता है, FLOOR होता है, FLOUR होता है, ठीक है, फ्लोर। और एक फैट यानी बसा, ठीक है। पहले टाइप में आटा कितना है? 200 ग्राम, ये ग्राम में लिख देना, ग्राम में ही ले लो सब कुछ, ठीक है। और 25 ग्राम फैट है, 25 ग्राम, ये भी ग्राम में है। और यहाँ पे सेकंड टाइप में 100 ग्राम आटा है और 50 ग्राम फैट है, ठीक है। 100 ग्राम आटा ग्राम में और 50 ग्राम फैट है, ठीक है। और टोटल कितना हो रहा है? 5 किलो आटा लेना है टोटल, जो 5 किलो आटे और 1 किलोग्राम वसा से बन सकें। तो टोटल यहाँ पे दे रखा 5 किलो, ये ग्राम में है, तो 5 किलो में कितना ग्राम होता है? 5000 ग्राम। और फैट कितना लेना है टोटल? यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिख लेना टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल ज़रूरत कितनी है? 5 किलो यानी 5000 ग्राम आटे की, और यहाँ पे क्या है? 1 किलोग्राम वसा यानी 1000 ग्राम फैट। देन, ठीक है, फर्स्ट टाइप का केक एक्स मान रहे हो और सेकंड का वाई मान रहे हो, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अधिकतम चाहिए ना, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस के वाई, ठीक है, टोटल कॉस्ट। देन आपको क्या करना है? सबसे पहले 200 एक्स प्लस 100 वाई बराबर मिला के कितना चाहिए? 5000 आटा, 5000 ग्राम आटा चाहिए, नहीं 5 किलोग्राम आटा। और वैल्यू किस में चाहिए? मैक्सिमम में चाहिए ना, अधिकतम में? क्वेश्चन ने पहले कह दिया अधिकतम में। अधिकतम संख्या बताओ। अधिकतम संख्या के लिए लेस देन और इक्वल टू इस तरीके से करोगे, 5000, ठीक है। 00 काट लो, 100 से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस के वाई कितना हो जाएगा? 50, इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहाँ से करोगे 25x प्लस 50 वाई लेस देन और इक्वल टू, मैक्सिमम के लिए लेस देन और इक्वल टू। और पिछले क्वेश्चन में जो बताया था मैक्सिमम, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का काम कब करना है? मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए लेस देन और इक्वल टू, इस तरीके से करना है, ठीक है। कितना है? 1000। 25 से काट लूँ, 25 से कट रहे हैं, एक बार, दो बार, 25 चौक 100, 1 0 बच गया, इक्वेशन सेकंड मान लेना। एंड अब आपको जेड की वैल्यू जो लेनी है ना, मैक्सिमम टोटल नंबरों की संख्या चाहिए, तो नंबरों की संख्या हमने मान ली थी। लेट फर्स्ट केक कितने मान लेना, यहाँ पे लिख देना लेट फर्स्ट केक इक्वल टू एक्स, सेकेंड केक्स कितने ले लेना? 22। तो टोटल मिला के जेड बराबर के हो जाएंगे टोटल केक्स मैक्सिमम अधिकतम, तो एक्स प्लस के 22, इक्वेशन आपकी थर्ड आ जाएगी। जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था सेम टू सेम डिक्टो उसी तरीके से करना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेना, कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे बिल्कुल। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, यानी डू योर सेल्फ, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही करना है ये, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, इन्हें सॉल्व कर लेना। 2 पॉइंट लगा लोगे यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। एक ग्राफ खींच लो, ग्राफ खींचना तो आता ही होगा, 10th क्लास में सीख चुके हो और पिछली वीडियो में सिखा चुका था। आसानी से कर लोगे। कमेंट में बताना आंसर कितना आ रहा है आपका, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं, ठीक है। एक कारखाना जिसमें टेनिस है और क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय, यानी मशीन, यांत्रिक का मतलब होता है मशीन का टाइम, 1.5 घंटा लेती है एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए, ठीक है। 1.5 घंटा तो मशीन लेती है, तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय, जो वहाँ पे लोग लगे हुए हैं वो 3 घंटा लेते हैं। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार। अब ये देखिए रैकेट, यहाँ पे टेनिस की बात हो रही थी, टेनिस रैकेट की,
टेनिस रैकेट का बल्ला बनाने में तो 1.5 घंटा और ये 3 घंटा लग रहे थे। और क्रिकेट बल्ले की बात की जाए तो मशीन ले रही है 3 घंटे और सिल्क का ले रहे हैं 1 घंटा, उसके साथ साथ 1 घंटा ले रहे हैं। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे से अधिक नहीं है। यानी मशीन जो है 42 घंटे से अधिक टाइम नहीं लेगी और शिल्पकार जो है 24 घंटे से अधिक टाइम नहीं लेंगे। तो रैकेटों और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जा सकता है ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। और यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रमशः 20 रुपये और 10 रुपये हो, रैकेट पे 10 रुपये और 20 रुपये हो रहा है और बल्ले पर कितना हो रहा है 10 रुपये, तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए यदि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे लिख दोगे माना, लेट माना रैकेट के बल्लों को क्या मानोगे x, माना रैकेट के बल्ले बराबर के x और क्रिकेट के बल्ले क्या मान रहे हो y। ठीक है, तब अब ये देखिए यहाँ पे एक कारखाने में टेनिस के रैकेट के बल्ले हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार समय का समय लगता है ना। तो यहाँ पे एक टेबल बना लोगे, टेबल के थ्रू करना है आपको ये सब। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से जो जानकारी दे रखी थी इस तरीके से टेबल बना दी। यांत्रिक समय घंटों में, यानी यांत्रिक यानी मशीन टेनिस कितनी बना रही है, क्रिकेट कितने घंटे ले रही है और कुल समय कितना ले रहा है। ठीक है, घंटों में ही लेना है। और शिल्पकार समय कितना ले रहे हैं टेनिस के लिए और क्रिकेट के लिए कितना ले रहे हैं और टोटल टाइम कितना ले रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है यांत्रिक समय घंटों में। यांत्रिक समय टेनिस की बात करते हैं तो टेनिस रैकेट बनाने के लिए कितने 1.5 घंटे ले रहे हैं यांत्रिक समय, 1.5 घंटे 1.5। ठीक है, यांत्रिक की बात कर रहे हैं। और शिल्पकार कितना ले रहे हैं इसमें 3 घंटे ले रहे हैं टेनिस को ही बनाने में। टेनिस की बात हो रही है, टेनिस रैकेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे 3 घंटे लिख दोगे। ठीक है, और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट कितना ले रहे हैं, यांत्रिक समय 3 घंटे और शिल्पकार 1 घंटा। यहाँ पे 3 घंटे ले रहे हैं यांत्रिक समय, शिल्पकार ले रहे हैं 1 घंटा। कुल समय ये देखिए, ये यांत्रिक यानी मशीन द्वारा लिया गया टाइम है। कुल समय मशीन कितना टाइम ले रही है टोटल, यांत्रिक समय 42 घंटे है, यानी मशीन टोटल इन दोनों को बनाने के लिए 42 घंटे ले रही है। और शिल्पकार कितना ले रहे हैं 24 घंटे से अधिक नहीं, यानी 24 घंटे। यहाँ तक क्लियर है। तो इस जानकारी के अनुसार यहाँ पे लेट हमने ये मान लिया था रैकेट को क्या मानना था x और क्रिकेट को क्या माना था y माना था। देन यहाँ पे लिख दोगे आप तो क्या हो जाएगा, इतना घंटा ले रही है किसको, टेनिस को क्या मान रहे हैं x प्लस क्रिकेट को क्या मान रहे हैं 3y, बल्ले क्रिकेट बल्ले को y मान रहे हैं। टोटल कितना घंटा ले रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू लिख देना, कोई टेंशन नहीं, 42। ठीक है, 42 इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। एंड यहाँ पे क्या करोगे 3x प्लस 1y लेस देन और इक्वल टू 24, इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा था वो कि कितने बल्ले हैं, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो लिख देना यहाँ पे चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर दोगे इसे, तो क्या हो जाएगा 1.5x प्लस के 3y इक्वल टू 42 और 3x प्लस के y इक्वल टू 24। क्या करूँ मैं इसमें, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 1.5 दूनी कितने होते हैं 3 कट जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे रहा हूँ इक्वेशन सेकंड को। 1.5 दूनी कितने होते हैं 3x, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6y इक्वल टू 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3x प्लस y इक्वल टू 24, माइनस कर दो, ये गया 6y में से 1y गए तो 5y, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 2 गए 6, 12, 5 से 8 हो गए तो 12 बार, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें सेकंड में पुट कर लो चाहे किसी में पुट कर लो, तो 3x प्लस के 12 इक्वल टू 24, 12 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 24 में से 12 घटाओगे तो 12, 3x और के 12, 3 से काटोगे तो कितने और कटेगा, x और के 3 चौक 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया था आपसे, रैकेट के बल्ले कितने थे, रैकेट के बल्ले कितने हैं, रैकेट कितने हैं, बल्ले यानी वही रैकेट, टेनिस रैकेट, बल्ले को रैकेट बोलते हैं, ठीक है। कितने, 4। और हमने इसको क्या माना था, क्रिकेट के बल्ले कितने हैं, क्रिकेट के बल्ले बाई माना था, कितनी वैल्यू है, बाई की वैल्यू 12, क्रिकेट के बल्ले 12 बनते हैं और रैकेट के कितने बन रहे हैं, 4। ये आपके राइट आंसर होंगे। सेकंड पार्ट की बात कर लें तो सेकंड पार्ट में ये देखिए क्या करना है, लाभ आ रहा है ना 20 रुपये का, किस पे आ रहा है, रैकेट पे, रैकेट को हम एक्स मान रहे थे तो 20x हो जाएगा, और बल्ले पे कितना आ रहा है 10। सेकंड पार्ट की बात करें प्रश्नानुसार, कुल लाभ जेड मानते हैं, जेड बराबर के क्या हो जाएगा, एक बल्ले पे, एक रैकेट पे कितना है 20 रुपये का लाभ, और टोटल रैकेट कितनी है x, तो 20x हो जाएंगे, बल्ले पे 10 रुपये का लाभ, टोटल बल्ले कितने भाई, तो 10 भाई हो जाएंगे। क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1.5 को हम 1.5 को क्या ले रहे थे, 3/2, 1.5 का मतलब 3/2 होता है, 3/2 x, ठीक है, 3/2 x प्लस 3y इक्वल टू 42, प्लस 3y इक्वल टू 42, 42, और क्या था 3x प्लस वाई इक्वल टू 24, 3x प्लस वाई इक्वल टू 24। क्लियर है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ आपको। 2 पॉइंट लेने होते हैं आपको, वही करना पिछली वीडियो की तरह करना है, आप तो कर लोगे। चलो करके दे रहा हूँ। वाई की जगह 0 रखोगे, वाई की जगह 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से कितने और काटोगे, 3 एकम 3 1, 3 चौक 12 और 14 दूनी 28, 28 वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके देख लेना। यहाँ पे 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 3/2, 2/3 आ जाएगा, 3 से कितने और काटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 दूनी 28 आ जाएगा। ठीक है। जब यहाँ पे एक्स की 0 रखोगे तो इसकी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 कितने और काटेगा से। अब एक्स की जगह 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3, 3 चौक 12। इस पॉइंट का नाम क्या मान लोगे, P, और इस पॉइंट का क्या नाम मान लोगे, Q। ठीक है। तो P बराबर कितना आ गया 28,0 और Q बराबर कितना आ गया 0,14। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे निकाल लोगे एक्स और वाई। ठीक है। वाई की जगह 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 3, 3 8 24। अब एक्स की 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। इस वाले पॉइंट का नाम दे देना पी क्यू हो गया, आर दे देना इसका नाम 8,0 और इसका नाम दे देना एस 0,24। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अधिकतम पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह डू योर सेल्फ कर लोगे या नहीं कर पाओगे, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही करना आपको। चलो करा दे रहा हूँ। और इसके अलावा फिर आपको होमवर्क दे दूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए होमवर्क दे दूँगा। ठीक है। और पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करा देंगे। तो ये देखिए, इसे और करा दे रहा हूँ आपको। तो मैंने ये क्वाड्रेंट इस तरीके से ड्रॉ कर दिया आपके लिए। आपका पहला पॉइंट है, पहली लाइन में ये देखिए पी और क्यू पॉइंट आ रहे हैं 28,0। तो 28 10 करके ले रहा हूँ, 10 20 30 इस तरीके से। 28 कहाँ आएगा 20, 28 लगोगे यहाँ मान लो, इसका नाम दे दे रहा हूँ पी 28,0। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या क्यू 0,14, 10
15 लगभग 14 यहाँ मान ले रहा हूँ। ठीक है, 0,14 इसका नाम क्या दिया गया मैंने, क्यू। इन दोनों पॉइंटों को मिला दूंगा मैं। ठीक है, ये आपकी लाइन फर्स्ट आ गई L1। ठीक है, L1 की वैल्यू आ गई, यानी ये लाइन आ गई। L2 की और वैल्यू निकाल लो, 8,0। 8 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ पे मान लूँ 8,0, इसका नाम क्या था, R। ठीक है, और क्या है, S 0,24, यानी x की साइड में 0, y की साइड में 24। तो ये देखिए 10, 20, 24 लगभग यहाँ मान ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है अभी। तो 0,24 PQR, इसका नाम S था। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिला दूंगा मैं। ये आपकी लाइन सेकंड है, लाइन सेकंड। ठीक है, अब कौन सा एरिया निकालना कौन सा नहीं। इसमें 3 एरिया दिखाई दे रहे हैं, 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया जो बाउंड हो रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इक्वेशन फर्स्ट से देखो। यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे 0 रखोगे, केंद्र की तरफ चेक कर लेते हैं। 0 रखोगे 0, 0 रखोगे 0। अधिकतम पूछ रहा था ना वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहता है मैक्सिमम इस वाले में, तो इसलिए लेस देन और इक्वल टू करना है। तो यहाँ पे 0, 0 क्या 0 छोटा होता है 42 से। यहाँ पे रफ में करके देखो, 0 x ये 0, y की जगह 0 रखोगे 0, लेस देन 42। सही है ना, सही है। 0 छोटा होता है 42 से। तो यानी पहली लाइन का यानी एरो किधर जाएंगे, फिजिबल रीजन जाएंगे, इसके केंद्र की साइड में जाएंगे। ठीक है, कितने का लेना उससे कोई फर्क नहीं। सेकंड लाइन की देखो, सेकंड लाइन के केंद्र की तरफ जाएंगे या फिर उसके पर उधर जाएंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं सेकंड लाइन से। यहाँ पे 0 रखूंगा 0, यहाँ पे 0 रखूंगा 0। अधिकतम में बस ये लेस देन और इक्वल टू करते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में अधिकतम की वैल्यू पूछी गई है ना, इसलिए यहीं से पता कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम में करते हैं। ठीक है, ये 0 हो जाएगा 0, 0 इज लेस देन 24, 0 इज लेस देन 24। सही है, गलत है, सही है। 0 छोटा होता है ना 24 से, सही है। तो इसके भी सेकंड लाइन के भी कहाँ जाएंगे, केंद्र की तरफ ही जाएंगे। केंद्र की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये देखिए दोनों एरो सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा दोनों एरो। ये देखिए, इसमें तो एक ही एरो आ रहा है इस वाले पार्ट में, ये वाले इस वाली लाइन के भी एरो आ रहे हैं और इस वाली लाइन के भी एरो आ रहे हैं इस वाले पार्ट में। इसमें तो बहुत कम ही आ रहे हैं, इस वाले में तो एक ही लाइन के मिल रहे हैं इसी के, इसके तो आए ही नहीं है। कौन से पार्ट में मिले, इस वाले पार्ट में मिले इतने से में। इसका नाम क्या था, ओ, और इसका नाम क्या था, आर। इसका नाम क्या दे दोगे, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम क्या है, क्यू। तो यहाँ पे लिख देना द फिजिबल रीजन, द कॉर्नर पॉइंट, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, ऑफ द फिजिबल रीजन आर। कौन कौन से हैं, ओ, ये वाला पॉइंट है आर, बी और ये क्यू है। ओ, आर, बी और क्यू। ठीक है, ओ के तो हैं 0,0, आर के हैं 8,0 और बी के नहीं है आपके पास पॉइंट, और क्यू के हैं 0,14। तो अब बी के लिए क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे कर दे रहा हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर चुके थे ना, करने की जरूरत नहीं है, दोनों को सॉल्व कर चुके थे। कितनी वैल्यू आई थी दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व की थी, तो ये x की वैल्यू आई थी 4। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आई थी 12। x बराबर के 4 और y बराबर के 12। तो b बराबर कितना पॉइंट हो गया, x बराबर कितना था 4,12। तो b के पॉइंट आ गए आपके। o के पॉइंट कितने हैं 0,0,
आर के पॉइंट कितने हैं 8,0, बी के पॉइंट कितने हैं यहाँ पे x, और ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर चुके थे ना हम पहले ही, तो 4,12 और q के कितने हैं 0,14। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस एक टेबल सी बनानी है, जगह नहीं उधर तो इधर बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। लिख लेना कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। और जेड बराबर की क्या दे रखा था, जेड बराबर की इक्वेशन आपको दे रखी थी 20x प्लस की 10y, 20x प्लस की 10y। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उसे, अधिकतम कितने का लाभ हो सकता है उसे। कॉर्नर पॉइंट क्या था, सबसे पहले O था यानी 0,0, फिर उसके बाद क्या था R था 8,0 उस, ठीक है। इसके बाद क्या था B था 4,12 और उसके बाद Q था 0,14। वैल्यू पुट करोगे 0 0, जेड बराबर की 0 हो गया, यहाँ पे 0 रख दोगे 0 और x से क्या रखोगे 8, 8 दूनी 16, 1 0 ये रही, यानी 20 अट्ठे 160 हो जाएंगे, ठीक है। 160 आ गया। यहाँ पे चेक करते हैं x ये कितना रखोगे 4, 4 दूनी 8 80 हो जाएंगे, प्लस 12 रखोगे तो कितना हो जाएंगे 120, 120 और 80 कितने होते हैं 200, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये रफ कर रहे हैं, ठीक है। ये 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 14 रखोगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 14 140। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है 200 मैक्सिमम, किस पॉइंट पे 4,12 पे। सो लिख देना अधिकतम लाभांश 200 रुपये तथा अधिकतम लाभांश 200 रुपये एट पॉइंट 4,12। अधिकतम लाभांश की बात कर रहा था 200 रुपये, आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको खुद कोशिश करनी है, घंटे वाला काम। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आपको खुद मेहनत करके देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सॉल्व कर लेना। एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है, एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए जो है पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। वह नटों से 17.50 प्रति पैकेट और बोल्टों पर 7 रुपये प्रति पैकेट का लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किए जाए तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। अधिकतम की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये देखिए मैंने ये बना के दे दिया, जल्दी से जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा था इसलिए। नट मशीन ए जो है नट पे कितने घंटे काम कर रही है, मशीन ए 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा काम कर रही है और मशीन बी 3 घंटे काम करना पड़ता है। तो मशीन बी पे नट के लिए कितने घंटे काम करना पड़ता है 3 घंटे। और बोल्ट की जबकि बात की जा रही थी, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण के लिए मशीन ए बोल्ट पे कितने घंटा 3 घंटे काम करती है और मशीन बी कितना काम करती है 1 घंटे, ठीक है। कुल घंटे सभी को 12 घंटे देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा था आगे टोटल टाइम अधिकतम उपयोग, यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे, मशीन ए भी करे तो 12 घंटे, बी करे तो दोनों 12 घंटे किया जाए, तो इस तरीके से दे दिया था मैंने, ठीक है। 12 घंटे कुल घंटे दे रखा था। और आपको दे रखा है कि 7.5 रुपये प्रति पैकेट बोल्टों पे और 7 रुपये प्रति पैकेट लाभ उस पर कमाया जा रहा है, ठीक है। 7.5 रुपये किस पे था, नटों पे, और 7 रुपये बोल्टों पर था। तो ये जेड लाभ की बात हो तो ये जेड के लिए काम करेगा। तो जेड बराबर के 17.5, ठीक है, 17.5 रुपये 50 पैसे, 17 रुपये 50 पैसे एक्स, और प्लस हम नट को क्या मान रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, और बोल्ट को क्या मान ले रहे हैं, वाई मान ले रहे हैं, लिख लेना, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन बना के दे दी है बस आपको। यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगी, 1x प्लस के 3y
अधिकतम की बात की जा रही है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अधिकतम लाभ कमाया जा सके, अधिकतम लाभ के लिए क्या करोगे, लेस देन और इक्वल टू करोगे 12, ठीक है। नट और बोल्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कर लोगे 3x प्लस 1y लेस देन और इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट 1 सेकंड और जेड बराबर 17.5x प्लस के 7y। आपको डू योर सेल्फ करना है इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये देखिए मैंने ये बना के दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम टू सेम डिक्टो ऐसे करना है। एक स्वचालित है यानी ऑटोमेटिक मशीन है, पेज ए बना रही है, ठीक है, मिनट में 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट काम करती है। और पेज बी पे 6 मिनट काम करती है। और एक हस्तचलित है, हैंड वगैरह से चलती है, वो 5 मिनट और 3 मिनट। कुल पेज कितने बना रहे हैं ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा देख लीजिए हिंट के लिए। एक कारखाने में 2 प्रकार के पेज ए और बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में 2 मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक है और दूसरी हस्तचलित है यानी हैंड के द्वारा है। एक पैकेट पेज ए के निर्माण में 4 मिनट, एक पैकेट जो है पेज ए जो है के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचलित मशीन। ये देखिए तो मैंने वही लिख दिया था 4 मिनट, ठीक है। और क्या दे रखा था आपको, इस तरीके से दे रखा था 4 मिनट और 6 मिनट हस्तचलित मशीन, तथा एक पैकेट पेज बी के निर्माण में 6 मिनट हस्तचलित और 3 मिनट, ठीक है, स्वचालित और 3 मिनट हस्तचलित मशीन का कार्य करते हैं। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है। 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे, घंटे को मिनट में चेंज कर लेना, घंटे को मिनट में चेंज कर लोगे प्रत्येक मशीन। तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 6 चौक 24, 240 मिनट आ जाएंगे आपके। इसलिए मैंने 240 का मल्टीप्लाई किया था इसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 4 6 और 6 3, 4 6 और 6 3, 4 6 यहाँ पे 6 की जगह 5 कर लेना, ठीक है। उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है 1 मिनट, तो मैं इसे 6 कर दे रहा हूँ। स्वचालित 4 पेज को 4 मिनट बनाती है और हस्तचलित 6 मिनट ले लेती है, ठीक है। फिर दूसरा टाइम क्या था, पहला तो 4 6 था, फिर 6 3 था, दूसरा था 6 3, 6 मिनट और हस्तचलित 3 मिनट लेती हैं, 6 मिनट और 3 मिनट लेती है पेज बी के लिए। कुल पेज कितने आ जाएंगे, 4 घंटे काम करती है ना, और 1 घंटे की वैल्यू कितनी है, 60 मिनट। 60 का यानी घंटे को मिनट में चेंज कर लोगे 240 मिनट, मिनट में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो इक्वेशन बना लोगे 4x प्लस के 6y इक्वल टू 240। अधिकतम की बात करें तो लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 6 था, गलती हो गई थी, ठीक है। 6x प्लस के 3y लेस देन और इक्वल टू 240। और वहाँ पे ये देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 7 का, और उस पर कितना हो रहा था 10 पे, 10 का। यहाँ पे 7 का हो रहा है पेज ए पर, पेज ए को x मान रहे थे 7x, और ये 10y, ये z की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट की तरह ही करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस एक बार ग्राफ बना लोगे, ग्राफ बना के बस शो कर दोगे, जो लाइन इंटरसेक्ट कहीं भी कर रही हो उनका रीजन पॉइंट आराम से निकाल के आराम से सॉल्व कर लोगे। तो अब सेकंड पार्ट में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है।